हेलो बच्चों, लास्ट वीडियोस में लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि सॉल्युबिलिटी क्या है। हम लोगों ने देखा था सॉल्यूशन क्या है। हम लोगों ने पढ़ा था कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे हेनरीज लॉ और राउल्ट्स लॉ। तो जैसा लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने देखा था कि जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड की सॉल्युबिलिटी पर प्रेशर का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, बट टेम्परेचर का इफ़ेक्ट पड़ता है। जो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉलिड्स की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन उनके ऊपर मीन्स सॉलिड की सॉल्युबिलिटी पर प्रेशर का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे गैसेस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में, तो हम देखेंगे गैस इन लिक्विड सॉल्यूशंस। तो गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन में दो फैक्टर्स का इफ़ेक्ट पड़ता है, नंबर 1 प्रेशर और नंबर 2 टेम्परेचर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि गैसेस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी पर प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो द इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर over the solubility of gas in liquid was first explained by Henry। एक साइंटिस्ट थे हेनरी, उन्होंने गैसेस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी पर प्रेशर के इफ़ेक्ट की सबसे पहले स्टडी शुरू की, और उन्होंने ये बताया कि जैसे हम गैस का प्रेशर बढ़ाते हैं, गैसेस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। और इस इफ़ेक्ट को और इस रूल को हेनरीज रूल या हेनरीज लॉ कहा जाता है। तो द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर। तो जैसे ही प्रेशर हम बढ़ाते हैं वैसे ही गैसेस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तो कैसे बढ़ जाती है उसको देखने के लिए एक बार जरा देख लेते हैं। हमारे पास दो डायग्राम्स हैं, इसको हम डायग्राम 1 मानते हैं, इसको डायग्राम 2 मानते हैं। तो पहले डायग्राम में हमने क्या किया है कि प्रेशर कितना लिया है, 1 atm लिया है। तो पहले जहाँ पर हमने 1 atm प्रेशर लिया है, वहाँ पर जो लार्ज बबल्स हैं, ये जो लार्ज वाले बबल्स हैं, ये हमारे लिक्विड को शो कर रहे हैं कि ये हमारा लिक्विड है। और जो स्मॉल वाले बबल्स हैं, ये हमारे जो है गैसेस के मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं या गैसेस के मॉलिक्यूल्स को डिपिक्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं कि प्रेशर जो है रिलेटिवली डायग्राम 2 से रिलेटिवली थोड़ा सा कम है, तो यहाँ पर क्या होता है कि पर यूनिट एरिया, अगर यहाँ पर देखा जाए पर यूनिट एरिया जो लिक्विड के कांटेक्ट में आ रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया कम है। तो जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस पर यूनिट एरिया कम होंगे तो कम मॉलिक्यूल ही सोल्यूशन में एंटर करेंगे, मीन्स सॉल्युबिलिटी वहाँ पर कम होगी। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर क्या करते हैं, ऊपर जो लगा हुआ पिस्टन है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम थोड़ा सा प्रेस करके यहाँ पर लेके आते हैं, हल्का सा प्रेस करते हैं, तब क्या होता है, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं, रिलेटिवली थोड़ा सा एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं। नज़दीक आने पर क्या होता है कि नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया जाते हैं बढ़। तो जब यहाँ पर नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया बढ़ जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि पर यूनिट एरिया लिक्विड के कांटेक्ट में आने वाले गैस के मॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ जाता है। तो जितने मॉलिक्यूल्स गैस के कांटेक्ट में आते हैं उनकी संभावना बढ़ जाती है कि वो लिक्विड में सोल्यूशन में एंटर कर जाए। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ के मुकाबले जब प्रेशर हमने बढ़ा दिया तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तो अगर हम मोल फ्रैक्शन को सॉल्युबिलिटी का एक मेज़र माने, हम मान लेते हैं, मानक मान लेते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी है उसको हम मोल फ्रैक्शन में लेते हैं, तो हम कह सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन increases with increase in, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन is directly proportional to, mole fraction is directly proportional to pressure of gas।
प्रेशर बढ़ा दीजिए, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। इसी को हम दूसरे शब्दों में भी ये भी कह सकते हैं कि द प्रेशर इज डायरेक्टली proportional to mole fraction of gas in solution. The pressure is directly proportional to the mole fraction of gas in solution. तो पहले वाली जो डेफिनेशन है ये वाली, इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। यहाँ पर x क्या है आपका? मोल फ्रैक्शन है। x इज मोल फ्रैक्शन, x इज मोल फ्रैक्शन। और p क्या है? p है आपका प्रेशर ऑफ गैस। P है प्रेशर ऑफ गैस। तो पहली वाली जो हमने यहाँ पर लिखा मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर क्या लिखा? यहाँ पर लिखा हमने x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। इसी को हम दूसरी वाली डेफिनेशन से लिख सकते हैं P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। दिस इज द मोस्ट कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ हेनरीज लॉ। नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, अब हमको यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी हटाना है तो हम क्या करेंगे? यहाँ से एक यहाँ पर कांस्टेंट लेंगे जिसको हम बोलते हैं P इक्वल्स टू के एच एक्स। यहाँ पर जो हमारा के एच है इज कांस्टेंट, वेयर के एच इज हेनरीज कांस्टेंट। अब अगर हम इस रूल के अकॉर्डिंग हम गैसेस की सॉल्युबिलिटी और गैसेस के प्रेशर के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करें, लाइक हमने क्या किया कि हमने y कोऑर्डिनेट पर, अगर हमने y कोऑर्डिनेट पर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ले लिया, इस वाले पर यहाँ पर हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ले लिया और इस x कोऑर्डिनेट पर हमने सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस ले लिया, तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। इसका मतलब ये है, ये हमको ये बताता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस। इससे हमको ये पता चलता है। तो अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। नाउ KH, ये जो KH है डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट होता है। सेम टेम्परेचर पर, at same temperature, KH for different gases is डिफरेंट गैसेस के लिए KH की वैल्यू डिफरेंट होती है। तो जो KH है ये किस पर डिपेंड करता है? ये गैस के नेचर पर डिपेंड करता है। तो KH डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस। KH किस पे डिपेंड करता है? गैस के नेचर पर डिपेंड करता है। वी कैन से कि हायर द वैल्यू ऑफ KH, higher the value of KH at given pressure, lower, higher the value of KH at given pressure, lower is the solubility, lower is the solubility। KH की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम होगी। और एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, the
वैल्यू ऑफ KH इंक्रीजेस। तो जैसे ही टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं KH की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर सॉल्युबिलिटी हमको बढ़ानी है तो KH की वैल्यू कम रखनी है। तो KH की वैल्यू कब कम होगी? जब हम टेम्परेचर को डाउन करेंगे। तो टेम्परेचर को डाउन करेंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। अब देख लेते हैं हेनरीज लॉ की एप्लीकेशंस क्या है। एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ क्या है? तो सबसे पहला तो ये है कि जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होती है। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसकी सॉल्युबिलिटी को कैसे बढ़ाया जाता है वाटर में, उसमें जो सॉल्युबिलिटी होती है कार्बन डाइऑक्साइड की उसको प्रेशर को बढ़ाया जाता है। तो टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 in soft drinks and cold drinks, the bottles are sealed under high pressure of CO2. Under high pressure of CO2, the cold drink and soft drink bottles are sealed. नंबर 2, स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं वो जब पानी के अंदर या समुद्र के अंदर छलांग लगाते हैं तो वो एक गैस सिलेंडर अपने साथ लेके जाते हैं। वो जो गैस सिलेंडर होता है उसमें एटमॉस्फेरिक गैस होती है। लेकिन अगर जब वो हाई प्रेशर पर जाते हैं नीचे तो क्या होता है कि जो पानी का प्रेशर है वो लगातार बढ़ता जाता है। और हमको पता है कि गैसेस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में प्रेशर बढ़ने पर बढ़ती है। तो ब्लड में जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो हाई प्रेशर पर बढ़ जाती है। लेकिन जैसे ही जो स्कूबा डाइवर्स हैं वो जब बहुत गहराई से जब ऊपर आते हैं, जो डिसॉल्व नाइट्रोजन होती है वो क्या होती है, ब्लड में जो घुल चुकी होती है वो रिलीज़ होती है। और जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं उनमें छोटे छोटे क्या होते हैं, बबल्स टाइप के, ऐसे टाइप के ये बन जाते हैं। और इसमें जो बबल्स होते हैं, बबल्स बनने की वजह से क्या होता है, ब्लड के फ्लो में एक अवरोध उत्पन्न होता है। ये जो कंडीशन होती है ये काफ़ी पेनफुल होती है और इस मेडिकल कंडीशन को बेंड्स कहा जाता है। कौन सी कंडीशन कहा जाता है? बेंड्स, BENDS। तो ये कंडीशन होती है बेंड्स। अब इसको दूर करने के लिए क्या किया जाता है? दूर करने के लिए जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है स्कूबा डाइवर्स का, उसमें 11.7% हीलियम को डाइल्यूट कर दिया जाता है। जो एयर होती है उसमें 11.7% हीलियम को डाल दिया जाता है। अब जो ऑक्सीजन का परसेंटेज हो जाता है वो 32.1 हो जाता है और जो नाइट्रोजन का परसेंटेज होता है वो 56.2% हो जाता है। तो ये जो परसेंटेज या ये जो कंपोजिशन होता है एयर्स का, वो क्या करते हैं, स्कूबा डाइवर्स लेके जाते हैं, जिसकी वजह से जो बैड इफेक्ट या हार्मफुल इफेक्ट होते हैं नाइट्रोजन के या हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन के, उनको अवॉइड किया जा सकता है। नाउ द थर्ड एप्लीकेशन ये है कि जब हाई एल्टीट्यूड पर हम जाते हैं, जो क्लाइंबर्स होते हैं, तो वो जब हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो हाई एल्टीट्यूड पर क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का जो प्रेशर होता है वो होता है कम। तो कम होने की वजह से जब हम सांस लेते हैं तो हमारे टिश्यूज़ को और हमारे ब्लड को रिक्वायर्ड अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। ऐसी कंडीशन में जो हमारा ब्रेन होता है उसको कम ऑक्सीजन सप्लाई होती है, जिसकी वजह से हमारी जो सोचने समझने की शक्ति होती है वो कम हो जाती है और हम वीक फील करते हैं। ये जो कंडीशन होती है इसको हम एनॉक्सिया कहते हैं। तो ये हो गए एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। तो भाई हम लोगों ने देखा कि हेनरी का नियम बड़ा यूज़फुल है लिक्विड में गैसेस की सॉल्युबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए, कि प्रेशर बढ़ाओ तो सॉल्युबिलिटी कितना बढ़ जाती है। इन सारी चीज़ों को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करता है। लेकिन हेनरी के नियम के कुछ लिमिटेशंस भी हैं। सबसे पहली लिमिटेशन है, लॉ इज़ एप्लीकेबल ओनली एट इक्विलिब्रियम। ये रूल तभी एप्लीकेबल होगा जब सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है, प्राप्त कर चुका है इक्विलिब्रियम, तभी ये रूल एप्लीकेबल होगा। नंबर 2, लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल एट एक्सट्रीमली हाई प्रेशर ऑफ गैस। अगर आप गैस के बिल्कुल हाई प्रेशर को लेते हैं, गैस के प्रेशर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, उस कंडीशन में ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। नंबर 3, गैस एंड सॉल्वेंट शुड नॉट रिएक्ट टुगेदर। ये रूल तभी लागू होगा जब आपकी गैस जो कि सॉल्यूट है, जिस लिक्विड में मिलाई जा रही है जो कि सॉल्वेंट है, उनके बीच में कोई इंटरेक्शन ना हो, उनके बीच में कोई केमिकल बॉन्डिंग ना हो, तभी ये रूल एप्लीकेबल होगा। चलिए, अभी तक हम लोगों ने हेनरीज लॉ पढ़ लिया है, जिसमें हम लोग लिक्विड में गैसेस की सॉल्युबिलिटी को देख रहे थे। अब हम लोग पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ, जिसमें हम देखेंगे लिक्विड सॉल्यूशंस, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशंस एंड लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले देख लेते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड्स। तो क्या इफेक्ट पड़ता है वेपर प्रेशर का
सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर पर। तो देख लेते हैं, हमारे पास प्योर लिक्विड ए है, कितने पार्टिकल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्टिकल्स हमारे कंपोनेंट ए के हैं। जब हमारे 10 पार्टिकल्स कंपोनेंट ए के होते हैं तो ए के 1 2 3 4 5 पार्टिकल्स वेपर फेज में रहते हैं। जब हमारे पास ए के 10 पार्टिकल्स हैं, 10 मॉलिक्यूल्स हैं, तो ए लिक्विड के 5 पार्टिकल वेपर फेज में रहते हैं। इसी तरह हमारे पास प्योर लिक्विड बी है, जहाँ पर प्योर लिक्विड बी के हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 मॉलिक्यूल्स हैं। प्योर लिक्विड बी के 8 मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड फेज में। और जब हमारे पास लिक्विड के 8 मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उसी टाइम पर लिक्विड बी के 1 2 3 4 पार्टिकल्स हमारे वेपर फेज में रहते हैं। यही जो हमारे 4 पार्टिकल हैं, यही इस लिक्विड बी की सरफेस पर जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे वही लिक्विड बी का वेपर प्रेशर कहा जाएगा। अब हम क्या करते हैं, दोनों लिक्विड को मिला देते हैं इस कंटेनर में। हमने दोनों लिक्विड को मिला दिया तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 बी के 8 मॉलिक्यूल्स हैं और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बी ए के 10 मॉलिक्यूल्स हैं। जब ए के 10 मॉलिक्यूल्स और बी के 8 मॉलिक्यूल्स को हम मिला देते हैं तो उस टाइम पर हमको पता है ए के 10 मॉलिक्यूल्स हैं तो ए के कितने मॉलिक्यूल्स हमारे वेपर फेज में रहेंगे 1 2 3 4 5 मॉलिक्यूल्स हमारे वेपर फेज में रहेंगे। और बी के कितने पार्टिकल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। जब 8 मॉलिक्यूल्स बी के रहेंगे तो हमारे वेपर फेज में 1 2 3 4 पार्टिकल्स हमारे वेपर फेज में रहेंगे। अब हमारे पार्टिकल ए और पार्टिकल बी दोनों के जो वेपर फेज होगी वो क्या करेगी, इस लिक्विड की सरफेस पर, इस सोल्यूशन की सरफेस पर एक प्रेशर एक्सर्ट करेगी। तो वो जो प्रेशर एक्सर्ट करेगी वो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा। तो ये तो हो गया हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। अब लेकिन बात आती है कि राउल्ट्स लॉ कहता क्या है। राउल्ट्स लॉ कहता है इन एनी सोल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड्स द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट लिक्विड इन सोल्यूशन। कह रहा है कि जिस लिक्विड का मोल फ्रैक्शन सोल्यूशन में जितना होगा उसका वेपर प्रेशर उसी के अकॉर्डिंग बढ़ जाएगा। मीन्स कहता है कि अगर हम यहाँ पर बी के 16 मॉलिक्यूल कर दें, अभी तक कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर हम बी के 16 मॉलिक्यूल कर दें तो वेपर फेज में बी के कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे 8 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पर जब हमने बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ा दिया तो बी का वेपर प्रेशर भी तो बढ़ जाएगा। बस यही चीज़ हमारा राउल्ट्स लॉ कहता है कि किसी भी सोल्यूशन में किसी भी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को आप बढ़ा दीजिए तो उस सोल्यूशन पर उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट या उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। सिंपल सा, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। दिस इज राउल्ट्स लॉ। ये राउल्ट्स लॉ है, ठीक है। अब मान लेते हैं हमारे पास 2 कंपोनेंट सोल्यूशन है। हमने क्या मिलाया यहाँ पर, A और B को मिलाया है। यहाँ माना सोल्यूशन 2 कंपोनेंट A और B से मिलकर बना है, तब A और B से मिलकर बना है हमारा कोई सोल्यूशन, तो पार्शियल प्रेशर A को हम कहेंगे PA और मोल फ्रैक्शन ऑफ A को हम बोलेंगे XA। पार्शियल प्रेशर B को हम कहेंगे PB और मोल फ्रैक्शन ऑफ B को हम बोलेंगे XB। तो राउल्ट्स लॉ कहता है कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, तो इसी के अकॉर्डिंग कंपोनेंट A का जो प्रेशर होगा वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे P A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA। इसी तरह से P
बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, तो जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो हो जाएगा पी ए इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए, और ये हो जाएगा पी बी इक्वल्स टू पी बी नॉट एक्स बी। इक्वेशन 1 लिख लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 लिख लेते हैं। यहाँ पर जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट पी ए नॉट है, ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये कंपोनेंट ए के प्योर वेपर प्रेशर के बराबर है। यहाँ पर जो पी ए नॉट है ये क्या है, पी ए नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, पी बी नॉट इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी। तो पी एंड पी बी आपको पता चल गया कि प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर हैं। अब डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन का लॉ कहता है कि अब जब हम दोनों को मिला देंगे तो जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा, यहाँ पर जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है पी टोटल वो पी ए और पी बी के बराबर ही तो होगा, क्योंकि ए का जो वेपर प्रेशर है, कंपोनेंट ए का जो वेपर प्रेशर है और कंपोनेंट बी का जो वेपर प्रेशर है, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा सोल्यूशन का वेपर प्रेशर निकल आएगा। तो पी टोटल बराबर होगा पी ए प्लस पी बी। ये कौन कहता है, ये हमारा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहता है। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये कहता है कि किन्हीं दो वोलाटाइल लिक्विड के सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो उन दोनों लिक्विड के वेपर प्रेशर के सम के बराबर होगा, मतलब जोड़ के बराबर होगा। इसका मतलब ये है कि पी टोटल इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी हमने निकाल लिया है कि पी टोटल बराबर पी ए प्लस पी बी के होगा। पी ए हमको पता है पी ए नॉट एक्स ए है, तो हम यहाँ पर पी ए की जगह पर पी ए की वैल्यू रखेंगे पी ए नॉट एक्स ए, और पी बी की वैल्यू पी बी नॉट एक्स बी रख लेंगे। ये हमको पता चल चुका है। तो ये होता क्या, पी टोटल, ये हो गया पी टोटल। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, हमको एक चीज़ और पता है कि ये दो लिक्विड्स का जो मोल फ्रैक्शन होगा उसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी का जो सम होगा दैट विल ऑलवेज बी यूनिटी। तो हम क्या करेंगे, हमको पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज ऑलवेज इक्वल टू 1, हमेशा 1 के बराबर ही होगा। किसी भी सोल्यूशन के सारे मोल फ्रैक्शंस का जो सम होगा वो हमेशा 1 होगा। तो यहाँ पर कंपोनेंट दो है, तो दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा वो भी 1 ही होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स ए की वैल्यू रख लेते हैं। हम यहाँ पर रखते हैं पी ए नॉट। तो अगर हम एक्स ए रखेंगे तो एक्स ए बराबर क्या होगा, एक्स ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बी। तो हम यहाँ पर 1 माइनस एक्स बी रख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस एक्स बी और प्लस पी बी नॉट एक्स बी। उसके बाद इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी, और ये प्लस में है आपका पी बी नॉट एक्स बी। उसके बाद प्लस वाला टर्म इसको आगे ले आते हैं, माइनस वाला टर्म पीछे ले लेते हैं। तो ये हो जाता है आपका, ये हो जाएगा पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट एक्स बी, और ये जो माइनस वाला टर्म है इसको इधर ले लेते हैं, हो जाएगा माइनस पी ए नॉट एक्स बी। अब देखो दोनों में एक्स बी कॉमन है, तो एक्स बी को हम कॉमन ले लेते हैं और अंदर आपका ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट
एक्स बी, ये हो जाएगा आपका पी टोटल। तो पी टोटल राउल्ट्स लॉ, ये आपका पी टोटल है, पी टोटल फॉर द सॉल्यूशन, पी टोटल फॉर द सॉल्यूशन having both components वोलाटाइल। जब दोनों कंपोनेंट्स किसी सोल्यूशन के वोलाटाइल हैं, उसके लिए जो पी टोटल होगा वो होगा पी टोटल इक्वल्स टू पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट ब्रैकेट क्लोज इनटू एक्स बी। तो हम लोगों ने जो राउल्ट्स लॉ अभी पढ़ा, उसके दो लिक्विड्स के, जो दो वोलाटाइल लिक्विड्स थे, उन दो वोलाटाइल लिक्विड्स का जो सोल्यूशन बना, उसका जो वेपर प्रेशर था, उसका हम लोगों ने अभी डेरिवेशन देखा। तो उस इक्वेशन के आउटकम्स क्या हैं? सबसे पहले नंबर 1, द टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सोल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी ऑफ द कंपोनेंट। जो टोटल वेपर प्रेशर होगा सोल्यूशन का, वो किसी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करेगा। आप किसी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को आप बढ़ा दीजिए, मीन्स अमाउंट को बढ़ा दीजिए, तो वेपर प्रेशर उसी के अकॉर्डिंग घट या बढ़ जाएगा। नंबर 2, द टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सोल्यूशन वेरीज लिनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2। जैसे आप कंपोनेंट 2 के मोल फ्रैक्शन को बढ़ाते हैं, तो जैसे जैसे आप धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएंगे। देखो यहाँ पर क्या है, मोल फ्रैक्शन आपका कंपोनेंट 2 का मोल फ्रैक्शन इधर बढ़ रहा है। यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी हो चुका है 1। इसका मतलब ये है कि एक्स ए मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इज़ 0। यहाँ पर 1 हो जाएगा तो दूसरा कंपोनेंट 0 हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप कंपोनेंट ऑफ 2 के मोल फ्रैक्शन को आप बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे जो आपका वेपर प्रेशर है वो धीरे धीरे लीनियरली क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। तो इधर बढ़ाते हैं तो मोल फ्रैक्शन आपका कंपोनेंट बी बढ़ रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बढ़ रहा है, तो वेपर प्रेशर ऑफ बी भी बढ़ता चला जा रहा है। और इस कंडीशन पर यहाँ पर आने पर क्या हो जाता है, कंपोनेंट का प्योर वेपर प्रेशर यहाँ पर आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर कंपोनेंट ए आपका 0 हो जाता है। अब इधर से हम यहाँ से चलते हैं, तो यहाँ से जैसे जैसे चलते हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यहाँ से इंक्रीज़ हो रहा है। तो आपका जो वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए है वो भी लीनियरली इंक्रीज़ होता चला जा रहा है। और यहाँ पर आने पर क्या हो जाता है, कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर प्योर हो जाता है। और अगर हम कंपोनेंट ए का जो प्योर वेपर प्रेशर है और कंपोनेंट बी का जो प्योर वेपर प्रेशर है, दोनों को हम क्या करते हैं, एक साथ मिला देते हैं। तो ये जो हमारा ग्राफ निकल के आता है, ये हमारा हो जाता है पी टोटल का ग्राफ हो जाता है। तो पी टोटल हमारा होता है पी टोटल इक्वल्स टू P1 प्लस P2 और पी ए प्लस पी बी। पी ए और पी बी का जो वेपर प्रेशर है, उसको दोनों को सम जो होगा वो हमारा पी टोटल होगा। तो तीसरा हमारा जो आउटकम आता है, कंक्लूजन आता है, वो है डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1। कंपोनेंट 1 के वेपर प्रेशर को हम कंसीडर करेंगे, तो क्या होता है, डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 एंड 2, द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन डिक्रीज और इंक्रीज विद द डिक्रीज और इंक्रीज ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2। कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी को हम क्या करेंगे, 1 या 2 मान लेते हैं। तो कंपोनेंट ए को हम क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। तो अगर हम कंपोनेंट ए के मोल फ्रैक्शन को कांस्टेंट रखते हैं, तो कंपोनेंट बी का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो पूरे सोल्यूशन के वेपर प्रेशर को डिसाइड करेगा। चलिए बात करते हैं आइडियल सोल्यूशन की। आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं, क्या कोई सोल्यूशन आइडियल होता है या नहीं होता है? तो सबसे पहली चीज़ तो ये जानने वाली है कि प्रैक्टिकली कोई भी सोल्यूशन आइडियल नहीं होता है, बट कुछ सोल्यूशन एक लिमिटेड टेम्परेचर और प्रेशर तक आइडियल बिहेवियर शो करते हैं। तो उनको हम उस रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, उस टेम्परेचर और प्रेशर के रेंज में आइडियल सोल्यूशन मान लेते हैं। और अगर फिर भी उनकी हम टेम्परेचर या प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वो आइडियल बिहेवियर शो करना बंद कर देते हैं। तो प्रैक्टिकली कोई भी सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन नहीं होता है। लेकिन जिन कंडीशन में कोई सोल्यूशन आइडियल होता है, वो कौन सी कंडीशन होती है? तो सबसे पहली होती है कि सोल्यूशन मस्ट फॉलो राउल्ट्स लॉ।
in the entire range of temperature and pressure। इंटायर रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर में कोई सोल्यूशन को राउल्ट्स लॉ फॉलो करना चाहिए। अगर ऐसा करता है तो वो सोल्यूशन हमारा आइडियल सोल्यूशन है। नंबर दूसरी कंडीशन ये है कि डेल्टा एच सोल्यूशन मस्ट बी ज़ीरो। ये क्या है? डेल्टा एच सोल्यूशन मस्ट बी ज़ीरो। इसका मतलब ये है कि आप अगर कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी को मिलाकर सोल्यूशन ए बी बनाते हो तो ये जो सोल्यूशन बनाने की प्रक्रिया है इसमें हीट इवॉल्व नहीं होनी चाहिए, हीट रिलीज़ नहीं होनी चाहिए या हीट अब्जॉर्ब नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये है डेल्टा एच सोल्यूशन मस्ट बी ज़ीरो, मतलब ना तो हीट लूज होनी चाहिए ना तो हीट गेन होनी चाहिए। ऐसी कंडीशन अगर होती है मीन्स डेल्टा एच सोल्यूशन ज़ीरो, इसका मतलब ये है कि वो सोल्यूशन हमारा आइडियल सोल्यूशन है। नंबर 3, डेल्टा वी सोल्यूशन मस्ट बी ज़ीरो। डेल्टा वी सोल्यूशन मस्ट बी ज़ीरो इसका मतलब ये है कि अगर हम 1 लीटर ए और 1 लीटर बी मिक्स करते हैं तो हमारा सोल्यूशन 2 लीटर होना चाहिए। अगर 2 लीटर हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो सोल्यूशन हमारा आइडियल सोल्यूशन है। अगर 2.01 लीटर हो रहा है तो आइडियल सोल्यूशन नहीं है। अगर वो 1.99 लीटर हो रहा है तब भी वो हमारा सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन नहीं है। इसका मतलब ये है कि दो लिक्विड्स को मिलाने पर जो सोल्यूशन हमारा रिजल्टिंग सोल्यूशन होना चाहिए उन दोनों लिक्विड के वॉल्यूम के सम के बराबर होना चाहिए, ना तो घटना चाहिए वॉल्यूम ना तो बढ़ना चाहिए। तो ये 3 कंडीशंस हैं। अगर ये 3 कंडीशंस को कोई सोल्यूशन फॉलो करता है तो वो सोल्यूशन हमारा आइडियल सोल्यूशन होगा। अब देखते हैं कि कौन कौन से सोल्यूशन होते हैं जिनको हम आइडियल सोल्यूशन कह सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा होता है हमारे पास एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन। एन हेक्सेन और एन हेप्टेन को हम मिलाते हैं तो जो हमारा रिजल्टिंग सोल्यूशन होगा वो हमारा आइडियल सोल्यूशन होगा। नंबर 2, अगर हम ब्रोमो इथेन एंड फ्लोरो इथेन को मिलाते हैं तो जो हमारा रिजल्टिंग सोल्यूशन होगा वो हमारा आइडियल सोल्यूशन होगा। नंबर 3, अगर हम बेंजीन एंड टॉल्यूइन को मिलाते हैं तो जो रिजल्टिंग सोल्यूशन होगा वो हमारा आइडियल सोल्यूशन होगा।